नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के बारे में है जो कि नया बाइक खरीदने वाले हैं। तो ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसा 10 टिप्स के बारे में जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आप ज़िंदगी में पहली बार कोई बाइक खरीद रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, रीड द ऑनर्स मैनुअल थॉरोली। बाइक खरीदने के बाद सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है ऑनर्स मैनुअल को आखिर तक 1-2 बार पढ़ लीजिए। ऑनर्स मैनुअल में ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स लिखा होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी ऑनर्स मैनुअल में ऐसा ही पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा जो आप घर में मेंटेन कर सकते हैं। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा इंजन रिपेयरिंग के बारे में, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा क्लच का फ्री प्ले कैसा रखना चाहिए, ब्रेक्स का फ्री प्ले कैसा रखना चाहिए, आपका एयर फिल्टर का सर्विस इंटरवल क्या है, आपका इंजन ऑयल का सर्विस इंटरवल क्या है, कितना टाइम बाद आपको इंजन ऑयल का फिल्टर चेंज करना होता है। ये सारे पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको मैनुअल में मिलेगा और ये आपको थ्रू आउट आपका लाइफ हेल्प करता रहेगा। मान लीजिए अभी आप सर्विस से लौटे हैं और आपको लग रहा है कि आपका क्लच कुछ ढीला है और कुछ ओवर टाइट है। ऐसा हो सकता है, क्लच में प्रॉब्लम आ सकता है, लीवर में कभी कभार फ्री प्ले कोई गलती से एडजस्ट कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लच का फ्री प्ले क्या है। ये सिर्फ आपके लिए ही हेल्पफुल नहीं है, आपके इंजन के लिए भी हेल्पफुल है। तो टिप नंबर 1, ऑनर्स मैनुअल को ज़रूर आखिर तक पढ़िए। टिप नंबर 2, फॉलो द ब्रेकिंग प्रोसेस। अभी ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होता है इसे जानने के लिए अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिल जाएगा और यहाँ पर मैं उसे डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला हूँ, पर यहाँ पर मैं समराइज़ कर देता हूँ। अगर आप ब्रेकिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इंजन लाइफ नहीं मिलेगा, यानी कि उसका जो लॉन्जिविटी है वो बहुत ही हद तक घट जाएगा। अभी ब्रेकिंग प्रोसेस जो होता है उसमें इंजन का जो वेरियस पार्ट्स होते हैं वो एडेप्ट होता है दूसरे पार्ट्स के साथ। अभी अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइफ थोड़ा बहुत घट जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपका बाइक में बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। अभी आपके लिए बेहतर यही होगा अगर आप इंजन का भला चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बाइक का परफॉर्मेंस, माइलेज, ये सारे फैक्टर्स बने रहिए लॉन्ग लाइफ तक, तो आप ब्रेकिंग प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको मैनुअल में इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका ब्रेकिंग प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। आप उस पर्टिकुलर बाइक के लिए यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मैनुअल को रीड करें। उसका जो स्पेक्स है, उसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उसमें जो गाइडलाइंस है, आप उसे फॉलो कीजिए और आपको सबसे ज़्यादा इंजन लाइफ मिलेगा। तो टिप नंबर 2, फॉलो द ब्रेकिंग प्रोसेस। टिप नंबर 3, नो द RTO गाइडलाइंस एंड रूल्स। तो RTO का जो गाइडलाइंस होता है और रूल्स होता है वो हर एक कंट्री के लिए डिफरेंट होता है। अगर आप नया बाइक खरीद रहे हैं, यानी कि अब मैं मान लेता हूँ आप लाइसेंस भी नया करवा रहे हैं, सॉरी मैं खरीद कह रहा हूँ लाइसेंस आप कैसे खरीद सकते हैं। अब मैं जब पहला लाइसेंस करवा रहा था या फिर आप भी जब पहला लाइसेंस करवाएंगे तो आपको पहला जो लाइसेंस मिलेगा वो है लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस। तो लर्नर लाइसेंस में आपको कुछ लिमिटेशंस रहता है, यानी कि आपको L लिखा होना चाहिए बाइक की दोनों तरफ, सामने और पीछे। आप पीछे जिसको बैठा रहे हैं वो एक लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो आप डबल कैरी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस मुझे नहीं पता था, तो जिसके चलते मुझे बहुत बार फाइन भरना पड़ा है। अभी यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा अभी RTO का गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। अभी आप जो कुछ भी आपको मन में आए आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार RTO का गाइडलाइंस ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद जो करना है वो करिए। तो टिप नंबर 4 में जो कहना चाहूँगा वो है वार्म अप करना, यानी कि बाइक सबसे मॉर्निंग में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका जो होना चाहिए वो है इंजन को वार्म अप कर लेना। 5 मिनट वार्म अप करने से कुछ आपको लाता जाता नहीं है, ऐसा कोई उसमें पेट्रोल भी वेस्ट नहीं होता है, पर ये आपका इंजन के लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का आपको पता ही है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्टेज होता है और हमारा इंडिया में पंक्चुअल लोग बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि हमारे पास टाइम तो नहीं होता, हम लोग हर वक्त जल्दबाजी में रहते हैं। सुबह उठते ही हमें बाइक लेके बस चलना होता है, बाइक के इंजन के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपको, आप किसी भी तरह घर के अंदर भी हो, कहाँ भी हो, बाइक को 5 मिनट वार्म अप कर लीजिए और फिर आपको जहाँ जाना है जाइए। और ये एक हेल्दी हैबिट है आपके इंजन के लिए, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए।
टिप नंबर 5। अबे जिमेक, तू कैसा यूट्यूबर है रे? वीडियो बनाता है, किसी को सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता है। जल्दी से बोल, नहीं तो मैं तेरा खाल उखाड़ दूंगा। भाई लोग, अगर अभी तक ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ये बंदा ना आपको छोड़ेगा नहीं। चलो बढ़ते हैं वीडियो में। टिप नंबर 5, यहाँ पर मैं तीनों ऐसा पॉइंट्स आपको मेंशन करना चाहूँगा जो आपको घर से निकलने से पहले चेक कर लेना है। और ये सिर्फ आपका बाइक का लाइफ के भी नहीं, आपके सेफ्टी के मामले भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ वो है दोनों ब्रेक्स का आपको फ्री प्ले और उसका एंगेजमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, वो काम से कर रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेना। क्लच का जो लीवर का फ्री प्ले है उसे आपको एक बार देख लेना है कि वो फ्री प्ले ठीक ठाक है कि नहीं। कभी कभार बाइक के चलते लॉक नट जो होता है वो ढीला हो जाता है और क्लच टाइट हो सकता है, ढीला भी हो जा सकता है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि वो फ्री प्ले ठीक है कि नहीं। तीसरा पॉइंट में मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपका दोनों टायर का एयर प्रेशर। अब घर से निकलने से पहले एक बार चेक करने से कुछ लाता जाता नहीं है, पर अगर प्रेशर फॉल हो जाता है और आप उसके ऊपर ही बाइक को चलाते रहते हैं तो आपका सिर्फ टायर को ही डैमेज नहीं होगा, आपका इंजन को भी स्ट्रेस मिलेगा। अभी इंजन का परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप आपका टायर का प्रेशर ठीक रखें। तो इसके लिए आपको बस एक 100 रुपये का प्रेशर गेज खरीदना है और एक हैंड पंपर खरीदना है और आप इसे ठीक से मेंटेन कर सकते हैं। टिप नंबर 6, फाइंड ए लोकल एंड नॉलेजेबल मैकेनिक। आपके आसपास रहता है ऐसा कोई नॉलेजेबल और लोकल ट्रस्टेड मैकेनिक को आपको ढूंढ कर रखना है और उसके साथ आपको एक रिलेशन बिल्ड कर लेना है। आप हर वक्त सर्विस सेंटर नहीं जा सकते हैं और छोटा मोटा काम के लिए आपको जाना भी नहीं चाहिए सर्विस सेंटर। तो आपको पता होना चाहिए आपका लोकेलिटी में रहता है ऐसा एक मैकेनिक जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, जिसका बहुत ही रेपुटेशन अच्छा है, जो काम अच्छा कर लेता है। शायद आपको ना पता हो, आपको किसी दोस्त जो पहले बाइक खरीद चुका है, ऐसा किसी से आप ये जानकारी ले सकते हैं और ऐसा एक मैकेनिक आप ढूंढ कर रखिए जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही हेल्प करेगा, तो जिसे आप छोटा मोटा प्रॉब्लम दिखा सकते हैं और वो आपका जल्दी से उसका रिजॉल्व भी कर लेगा और बाद में आप सर्विस सेंटर को छोड़ के उसे ही बाइक का पूरा सर्विसिंग करा सकते हैं। टिप नंबर 7, इग्नोर द स्मॉल इश्यूज़। अभी छोटा मोटा जो इश्यूज़ हो रहा है बाइक में, शायद आपको न्यू बाइक खरीदने के बाद उसे प्रॉब्लम लग रहा हो, पर शायद ही वो प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा ऐसा प्रॉब्लम जिसे रिजॉल्व करने के लिए आपको इंजन को खोलना पड़े। जैसे कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका बाइक में क्लच का प्रॉब्लम आ रहा है, जो बहुत ही इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूँगा पर बहुत ही रेयर है न्यू बाइक के लिए। पर ऐसा केसेस में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि अगर आप वो प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तभी आप सर्विस सेंटर में जाके उसे कहिए। और इससे क्या होगा, वो लोग ज़्यादा आपका इंजन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब अगर आप प्रेशराइज़ करेंगे कि मेरा टैपेट से नॉइज़ आ रहा है, मेरा बाइक ओवरहीट हो रहा है, ऐसा, तो वो लोग आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए इंजन को खोलेगा। जाहिर सी बात है, वो खोल के चेक करेगा कि आपका सब कुछ ठीक है कि नहीं। पर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा बाइक का इंजन को, कार्बोरेटर को, एफआई को जितना कम आप डिस्टर्ब करेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप छोटा मोटा प्रॉब्लम को इग्नोर कीजिए। तो टिप नंबर 7, इग्नोर द स्मॉल इश्यूज। टिप नंबर 8, स्टे अवे फ्रॉम परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस। परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन से आप दूर रहिए अगर आप न्यू बाइक खरीद रहे हैं। तो अगर आपका बाइक पुराना हो चुका है तो आप परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पर अगर आप न्यू बाइक ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए जितना हद तक मैं कहूँगा आप ना ही करिए तो ही बेहतर है परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन। अगर एस्थेटिकल मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं, स्टिकरिंग करवा रहे हैं, फॉग लाइट लगा रहे हैं, तो ऐसा मॉडिफिकेशन सब कर सकते हैं। पर इंजन का मॉडिफिकेशन, रेयर व्हील में मोटा टायर लगवाना, परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन जिसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, तो ऐसा काम आप ना करें तो ही बेहतर है। अगर पहला आप अपने बाइक को जानिए, ठीक से समझिए, थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए और फिर आप डिसीजन लीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। टिप नंबर 8, स्टे अवे फ्रॉम परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस। टिप नंबर 9, थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू समथिंग।
कुछ भी करने से पहले 2-3 बार सोच लीजिए। अभी मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जब मैं न्यू बाइक खरीद रहा था तो मेरा दिल में ना बहुत सारा ख्याल आता था कि आज मैं बाइक के साथ ये करूँगा, कल वो करूँगा, मुझे तो 2 फॉग लैंप्स लगाना है, मुझे तो 2 हॉर्न्स लगाना है। तो ये सारी चीज़ ना मैं किसी से डिस्कस भी नहीं करता था। बहुत सारा एक्सपर्ट्स था मेरे टाइम में, अभी तो बहुत है, आपको यूट्यूब में बहुत मिलेगा, बहुत सारा फोरम्स है, फेसबुक पेज आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जहाँ पर आपको डिस्कस करने से बहुत सारा एक्सपर्ट्स मिल जाता है। तो मेरे टाइम में ऐसा नहीं था, तो मैं खुद ही डिसीजन ले लेता था ओवरनाइट और नेक्स्ट मॉर्निंग में वो कर डालता था, और आखिर में ना मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को होता था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप रात में सोच के नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ मत करिए, आप टाइम लीजिए कुछ डिसीजंस लेने में, डिस्कस कीजिए एक्सपर्ट्स के साथ, उसका ओपिनियन लीजिए, एक का नहीं 3-4 एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको करना है और क्या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आप 2 फॉग लाइट्स लगा रहे हैं, तो क्या आपका वायरिंग और बैटरी और आर्मेचर इसके लिए तैयार है? तो इसके ऊपर थोड़ा और आप अगर रिसर्च करेंगे और जानेंगे कि आपका आर्मेचर का टोटल आउटपुट कितना है, कितना वाट तक वो सप्लाई दे सकता है, तो ये आपके लिए और आपके बाइक के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप नंबर 10, जो कि है कुछ इन्वेस्ट करो राइडिंग गियर्स में, इन्वेस्ट 10% ऑन योर राइडिंग गियर्स। अभी ये 10% मैं मान के चलता हूँ, मेरे ख्याल से ये 10% जो है वो ठीक ठाक है स्टार्टिंग के लिए। अभी बाद में तो आप थोड़ा बहुत, जब आपको जानकारी मिल जाएगा, आप राइडिंग करना शुरू कर देंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको पता चलेगा कि राइडिंग गियर का इम्पोर्टेंस क्या है। पर शुरुआती में यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप 1 लाख का बाइक खरीद रहे हैं तो आप 10,000 का राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप एक राइडिंग बूट ले लीजिए, एक पेयर ऑफ ग्लव्स ले लीजिए, एक ठीक ठाक सा हेलमेट ले लीजिए। 500,000 का हेलमेट मत लीजिए, 10,000 के अंदर में 4,000 आप रखिए हेलमेट खरीदने के लिए। तो आपका जो बाइक एज ए बाइकर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर है ही, आपका फैमिली वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका ऊपर है। और आपको 10% मिनिमम 10% जो है वो राइडिंग गियर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हम में से कोई भी नहीं करता है। बहुत सारा लोग मैंने देखा है बाइक खरीदता है और चप्पल लेके चला जाता है बाइक चलाने में, पर ये राइट वे नहीं है। तो टिप नंबर 10, 10% इन्वेस्ट करो राइडिंग गियर्स में। तो दोस्तों इसी के साथ एंड करता हूँ मैं ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक बटन दबाइए, पर नीचे कमेंट करके बता के जाइए कि ये वीडियो को आप क्यों डिसलाइक किया है। अगर ये चैनल में आप न्यू हैं तो जाने से पहले एक बार मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत सारा हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेगा जो आपको आने वाले वक्त में बहुत ही हेल्प करता रहेगा। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।